हेलो बच्चों, देखो हम लेके आए हैं आपके लिए सीपीएससी का 2024 का पेपर, जो कि सेट नंबर सेकंड है। सेट नंबर फर्स्ट आपको करा दिया गया है डिटेल से। अब बात करते हैं कोड नंबर बी की। ठीक है, इसका जो क्वेश्चन पेपर कोड है वो है 5522। ठीक है, ये सेट नंबर 2, ये इसका कोड है। इसको सोल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कह रहा है द कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हैविंग ए मीडियम ऑफ डाइलेक्ट्रिक K is equal to 4 in between plates is C. In this medium is removed, then the capacitance of the capacitor becomes। ये कह रहा है आपके पास एक डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K इतना है बेटा। ठीक है, उसका कैपेसिटर C है। अगर मीडियम को रिमूव कर दिया तो कैपेसिटर कितना होगा? हमें पता है बेटा, सिंपल कैप जो सी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का फॉर्मूला क्या होता है, E एंड एप्सिलॉन नॉट अपॉन में D। ठीक है ना। ये तो इसमें बेटा मीडियम को क्या कर दिया, रिमूव कर दिया। तो इसका मतलब क्या हुआ बेटा, C इज इक्वल टू ए एंड एप्सिलॉन नॉट। और डाइलेक्ट्रिक कितना है बेटा, आपको पता है कितना है, K टाइम्स करो 4। ठीक है, अगर बेटा मीडियम को रिमूव किया गया है तो जो ये आपका 4 है वो इसके नीचे की तरफ आ जाएगा, ये रह जाएगा क्योंकि मीडियम को रिमूव किया गया है। ठीक है, तो आपका C अपॉन में 4 इज इक्वल टू ए एंड एप्सिलॉन नॉट D। ठीक है, मीडियम को रिमूव कर दिया तो ऑप्शन क्या होगा, C अपॉन में 4। ये पूछा है बेटा सिंपल। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, बिल्कुल आपका C। एक इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट विद स्पीड Vd इन ए कंडक्टर विद कांस्टेंट पोटेंशियल अक्रॉस इट एंड पोटेंशियल रिड्यूस V/2 ड्रिफ्ट। मतलब पोटेंशियल को ऑफ करने पर ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होती है? हमें पता है बेटा, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है E टाउ अपॉन में m। और नेगेटिव साइन तब लेते हैं जब बेटा ये दोनों वेक्टर क्वांटिटी हो। नेगेटिव से कोई लिंक नहीं है यहाँ का। मतलब ड्रिफ्ट वेलोसिटी किसके डायरेक्टली हुआ बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड। और इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस बटे में लेंथ। पोटेंशियल को हाफ कर दे तो ड्रिफ्ट भी क्या होगी, हाफ होगी बेटा। तो कौन सा ऑप्शन है आपका, ये ऑप्शन बिल्कुल आपका करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर थर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कह रहा है एक कंडक्टिंग लूप इज प्लेस्ड इन ए मैग्नेटिक फील्ड नॉर्मल टू इट्स प्लेन, द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड वेरीज विद टाइम। मतलब मैग्नेटिक फील्ड वेरीज करिए टाइम के अकॉर्डिंग। तो 3 वोल्टेज बेटा E1 E2 E3। ये सबसे पहले E1, ये E2 और इस तरफ क्या सपोज कर रखे है E3। ठीक है, और इसका जो टाइम ड्यूरेशन है बेटा वो है फर्स्ट, ये सेकंड और ये थर्ड, ये यहाँ तक थर्ड है। तो कौन सा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होता है? हमें पता है बेटा, इंड्यूस्ड का फॉर्मूला होता है माइनस का d/b/dt। इसमें चेंज मैग्नेटिक फील्ड है टाइम के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो बेटा हम क्या करेंगे, फ्लक्स का फॉर्मूला आपको पता है मैग्नेटिक फील्ड मल्टीप्लाई में एरिया। तो एरिया को तो बाहर ले लेंगे, क्या चीज़ चेंज कर देंगे, d/b/dt। कहने का मतलब E डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस का चेंज टू मैग्नेटिक फील्ड बटे में टाइम। क्योंकि ग्राफ किसका है, बी का और टाइम का। तो हमें पता है बेटा, ये जो ग्राफ होता है वो किसका होता है, पॉजिटिव का। और ये वाला ग्राफ जो स्ट्रेट में होता है वो किसका होता है, कांस्टेंट का। और जो नीचे की तरफ जो स्लोप होता है वो किसका होता है, ऐसे बेटा ये देखो, ऐसे पॉजिटिव, ऐसे कांस्टेंट और ऐसे कैसा होता है, नेगेटिव का। तो ये हुआ नेगेटिव बेटा। तो कौन सा सबसे ग्रेटर कौन सा होगा भाई, E1। उसके बाद इसके छोटा कौन सा होगा, E2। और सबसे छोटा कौन सा होगा, ठीक है, सबसे छोटा वाला कौन सा होगा आपका, E2। E1 ई, ठीक है, सबसे ग्रेटर ग्रेटर कौन सा होगा बेटा, E1। ठीक है, कांस्टेंट तो बेटा सबसे छोटा होगा, ये सबसे बड़ा, फिर इससे छोटा ये, और सबसे छोटा कौन सा होगा, ये वाला। तो ये कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल इसका करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट 4 कह रहा है एक सर्कुलर कोयल की रेडियस 10 सेंटीमीटर प्लेस्ड कर दी मैग्नेटिक फील्ड में इतना है मिली टेस्ला, और आउटवर्ड यूनिट वेक्टर ये है बेटा। तो फ्लक्स का फॉर्मूला हमने पढ़ लिया बेटा, फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है, B.A। लेकिन बेटा जो B का B, जो एरिया वेक्टर है वो किस फॉर्म में है, आउटसाइड। तो सिंपल एरिया वेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, आउटवर्ड यूनिट वेक्टर और मल्टीप्लाई में उसका एरिया। सर्कल है तो πr²। तो B की वैल्यू रख देंगे बेटा 1, मतलब एक वेक्टर एक ही है तो प्लस 0.5 से, और मिली है तो कितना कर देंगे इसको 10⁻3, बीच में डॉट लगाओ, एरिया वेक्टर 0.6i प्लस 0.8 से
एरिया पाई का पाई रहने दो बेटा, क्योंकि पाई ऑप्शन में है ना। और रेडियस कितनी है 10 सेंटीमीटर, 0.1 का होल स्क्वायर। बेटा इसका पहले डॉट करना, इसकी इससे करेंगे तो कितना होगा 0.6, और इसकी 0.4, तो कितना हो गया कंप्लीट, ये आपका एक हो गया बेटा, कितना हो गया एक। पाई तो है ही आपका, ठीक है ना, पाई तो है ही। तो 10 की पावर 2 ये ले लो, और ये 3, कितना हो गया 10 की पावर -5। तो पाई होता है 3.14 10 की पावर 5, लेकिन ऑप्शन किस में माइक्रो, तो माइक्रो के लिए कितना हो जाएगा 31.4 माइक्रो, ठीक है, वेबर। तो सी ऑप्शन बिल्कुल इसका करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है इनमें से कौन सी क्वांटिटी रिमेन सेम रहती है प्राइमरी और सेकेंडरी कोयल के अंदर आइडियल ट्रांसफार्मर में। हमें पता है बेटा आइडियल जो ट्रांसफार्मर होता है उसका मतलब क्या होता है, जितनी इनपुट पावर होती है, ठीक है, जितनी उसकी इनपुट पावर उतनी उसकी आउटपुट पावर। और दूसरी खास बात क्या होती है इसमें, जितना फ्लक्स, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स जितना प्राइमरी का होता है भाई उतना ही सेकेंडरी का होता है, उसे क्या बोलते हैं हम आइडियल ट्रांसफार्मर। कहने का मतलब पावर और फ्लक्स दोनों ही कांस्टेंट होते हैं, ठीक है ना। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है इसका, डी। बिल्कुल ईजी सा क्वेश्चन है बेटा। एक एक सीरीज एलसीआर है, वो कनेक्ट कर दिया बेटा एसी ऑफ वेरिएबल फ्रीक्वेंसी। देखो जिस क्वेश्चन के अंदर बेटा वेरिएबल फ्रीक्वेंसी आ जाए एलसीआर में, तो वो उसका मतलब होता है बेटा सीरीज रेजोनेंस सर्किट। कहने का मतलब एक्सएल एक्ससी के इक्वल होता है। अगर एक्सएल एक्ससी के बराबर होता है तो ओमेगा आर बेटा रेजोनेंस का, देखो यहाँ पे कर देते हैं स्पेस के लिए, ओमेगा रेजोनेंस के लिए 1/रूट एल सी। और ओमेगा का फॉर्मूला क्या होता है 2πf। तो एफ निकाल लो बेटा यहाँ से 1/2π√LC। तो 1/2π√L। एल कितना है आपका 2 मिली, और सी कितना है बेटा 0.2, इसके रूट के अंदर यही 10 की पावर माइक्रो है, तो कितना 6। बेटा अगर आप इसको सोल्व करोगे तो जो आपकी फ्रीक्वेंसी है अप्रोक्स आएगी 10 की पावर 5/4π, मतलब इसके अप्रोक्स में, ठीक है, करके देखना बिल्कुल एक्यूरेट यही कैलकुलेशन आएगी। तो इसका ए ऑप्शन बिल्कुल आपका करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 7 में देखो कितना इजी सी क्वेश्चन है ये आपका। ये है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से कि जो वेल्डर्स होते हैं बेटा वियर स्पेशल ग्लासेस गॉगल्स के लिए कौन सा रे का यूज़ करते हैं। सबको पता है बेटा जो इसका यूज़ करते हैं वो है अल्ट्रावायलेट रे, ठीक है। नेक्स्ट, एक फोटो सेंसिटिव सरफेस का वर्क फंक्शन इतना है, काइनेटिक निकालनी है, ठीक है, और वेवलेंथ इतनी है। देखो बेटा कितना आसान क्वेश्चन है। आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन क्या होती है, काइनेटिक बराबर भाई फोटोन, फोटोन का फॉर्मूला क्या होता है h/c में लैम्बडा माइनस में वर्क फंक्शन, ठीक है बेटा। h की वैल्यू पता है आपको 6.6 10⁻⁻34, स्पीड ऑफ लाइट 3 10⁻8 में लैम्बडा कितनी है बेटा 300 नैनोमीटर, 1 नैनोमीटर में 10 की पावर 9 होता है माइनस, और वर्क फंक्शन कितना है 2। इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कितना होता है 10 की पावर 19, 1/10 की पावर 19। अगर इसको बेटा आप सोल्व करोगे तो आपका अप्रोक्स 2.14 के आसपास इसका आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 9th कह रहा है बेटा आपसे, ये कह रहा है आपके पास 3 लेवल है बेटा ए बी सी, ठीक है, और एटम कोरस्पॉन्ड टू इंक्रीज वैल्यू एनर्जी, ये सबसे ज़्यादा है, मतलब ई ए ज़्यादा है ई बी से, ठीक है, और सबसे ज़्यादा ये एनर्जी है। 3 वेवलेंथ अलग अलग, ठीक है। ट्रांजैक्शन हो रहा है बेटा सी से बी, बी से ए, सी से ये। कहने का मतलब ऐसे हो रहा है बेटा ये सी, ये बी, ठीक है, और ये क्या हो रहा है आपका लास्ट में, ये है बेटा ए। तो ये तो ट्रांजैक्शन में वेवलेंथ लैम्बडा फर्स्ट, ये लैम्बडा सेकंड, ये टोटल 3 लैम्बडा 3। तो एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है बेटा आपको पता है h/c में लैम्बडा, ठीक है। तो आपको पता है बेटा एनर्जी सी से बी माइनस करो डायरेक्ट, ये मतलब टोटल इस एनर्जी में सी घटाएंगे तो टोटल ही है ना ये, तो सी माइनस पहले ही करो, ये कैसे आएगी बेटा ये इसके इक्वल सी, एनर्जी सी माइनस एनर्जी बी प्लस एनर्जी बी माइनस एनर्जी ए। एनर्जी का फॉर्मूला ये लगाओ बेटा h/c इसका, ये लैम्बडा टोटल लैम्बडा ये, और ये इसका लैम्बडा फर्स्ट प्लस इसका लैम्बडा सेकंड, h/c से कॉमन आगे कट जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 10 आपका बहुत इजी है, ये पढ़ो, बिल्कुल ड्राइव से है। जो आपका एल्फा पार्टिकल अप्रोच कर रहा है गोल्ड न्यूक्लियस इन ग्रीकर मार्टन एक्सपेरिमेंट,
काइनेटिक के है बेटा, ठीक है। और जो आपका डी होता है, डी को बोलते हैं बेटा डिस्टेंस अप्रोच न्यूक्लियस, ठीक है। तो उसका जो फॉर्मूला होता है बेटा वो होता है लगभग डी, क्योंकि डी लेना पड़ेगा आपको, 2 kZe² अपॉन में काइनेटिक एनर्जी। मतलब जो डी है डिस्टेंस अप्रोच न्यूक्लियस में किसके इन्वर्सली होती है, काइनेटिक। तो कौन सा ऑप्शन सही है आपका, बिल्कुल सी। एन टाइप सेमीकंडक्टर, अरे यार एन टाइप देखो, एन टाइप की मैंने ट्रिक बता रखी है क्या, जिसमें कितना होता है बेटा, 5 पेंटावेलेंट इम्प्योरिटीज़ होते हैं, ठीक है। 5 किसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, नाना पार्टिकर एसोरिया सब बीमार। तो नाना पार्टिकर, पार्टिकर का मतलब बेटा फॉस्फोरस, तो ये बिल्कुल आपका सही है। पीन जंक्शन डायोड के अंदर रिवर्स बायस में क्या होता है, जो पोटेंशियल बैरियर की हाइट ज़्यादा हो जाती है और डिप्लेशन लेयर भी ज़्यादा, तो बी ऑप्शन बिल्कुल आपका करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 13 बेटा आपका एजर्सन रीजन का है। ये कह रहा है एजर्सन द मैग्नीफाइंग पावर ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप इज नेगेटिव, कि जो आपका कंपाउंड माइक्रोस्कोप होता है बेटा, ठीक है, चाहे वो आपका 25 का है सेंटीमीटर का है, चाहे इनफाइनाइट का है, दोनों ही नेगेटिव होता है बेटा। क्या होता है, नेगेटिव, और ये बिल्कुल करेक्ट है। तो एजर्सन तो बिल्कुल ठीक है। रीजन कह रहा है कि द फाइनल इमेज फॉर्म्ड इज इरेक्ट, की फाइनल इमेज इरेक्ट होती है विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट, बेटा ये नहीं होती है, आपको पता है, ठीक है ना। क्योंकि जो बीच में जैसे मान लो देखो, थोड़ा सा बताता हूँ मैं आपको, ये ऑब्जेक्टिव लेंस और ये होता है आपका आई लेंस। यहाँ से हम जब रे डालते हैं ना बेटा, इंसिडेंट रे जाएगी, रिफ्रैक्ट होगा, पता है आपको, ये नॉर्मल डालते हैं। तो इस लेंस के लिए ये तो ये आपका होता है इमेज, और इस लेंस के लिए क्या होता है, ये ऑब्जेक्ट। और इसके द्वारा जो इमेज बनती है वो कैसी होती है बेटा, ठीक है, इसके द्वारा इस लेंस के लिए जो इमेज बनेगी वो वर्चुअल होगी बेटा, ठीक है ना। और ये कह रहा है फाइनल इमेज फॉर्म्ड इज इरेक्ट विद रेस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट के हिसाब से नहीं होती है बेटा, तो ये गलत है, बिल्कुल आपका सी ऑप्शन सही है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14, एक इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन एंटर कर रहा है सेम मोमेंटम से, क्योंकि मोमेंटम मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर होती है, बोथ डिस्क्राइब ए सर्कुलर पाथ, सर्कुलर पाथ के हिसाब से रेडियस सेम होती है, बिल्कुल करेक्ट है बेटा ये। क्योंकि वहाँ पे जो रेडियस होती है वो मास वेलोसिटी अपॉन में क्या बी के इक्वल होती है, बिल्कुल ठीक है, डायरेक्टली ड्राइव से उठा रखा है, बिल्कुल एजर्सन रीजन दोनों ठीक है, और एक्सप्लेन भी करता है बेटा। लेंज़ लॉ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे बेस्ड है बेटा, बिल्कुल सही बात है। और पावर इंडक्टर की जीरो होती है तो बेटा यही सही बात, बट ये इसको एक्सप्लेन नहीं कर रहा, क्योंकि ये चैप्टर इसी से है, ये आपका ईएमआई से है, तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट है। एजर्सन भी सही है, रीजन भी सही है, बट एक्सप्लेन नहीं कर रहा है। फोटो इलेक्ट्रिक करंट इंक्रीज तब होता है जब उसकी इंटेंसिटी भी इंक्रीज होती है, सही बात है बेटा, ठीक है। और उसका जो एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल होता है, जैसे मान लो हमने वी ले लिया, तो करंट बढ़ेगा तो इंटेंसिटी बढ़ती है, क्योंकि हमें पता है नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन इमिटेड बाई पर सेकंड होते हैं। तो एजर्सन रीजन दोनों ही सही है, बिल्कुल ए इसका आंसर आएगा। अब है सेक्शन बी बेटा, 2 मार्क्स से क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 17 का ए पार्ट, द इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट स्पीड इज ओनली ए फ्यू mm, current in the range of few amperes for a given conductor, how then its current established almost the instant a circuit is closed, explain। ये कह रहा है बेटा जो आपका ड्रिफ्ट स्पीड के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है, उसकी स्पीड बहुत कम होती है, ठीक है, और वहाँ पे करंट भी बेटा कुछ ही फ्यू एम्पियर्स ही फाइंड आउट होता है कंडक्टर में। लेकिन जैसे सर्किट को क्लोज करते हैं, ठीक है, करंट बेटा सर्किट के अंदर ही बन जाता है ऑटोमेटिकली, ठीक है ना, वो तो पता है आपको, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो उसके ऊपर एक्सप्लेन करना है, ठीक है। और सेकंड पार्ट कह रहा है V इक्वल टू आई आर, दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग, मतलब ये फॉल है, मतलब नॉट ट्रू है, तो एक्सप्लेन करना है। तो देखो बेटा इसमें क्या लिखना था आपको, उसमें तो ये लिखना था बेटा कि जो अपने किसी कंडक्टर के अंदर जो लोकल जो ड्रिफ्ट जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है, वो जो हर एक पॉइंट पे होते हैं, वो करंट की वेट नहीं करते हैं किसी भी एक कंडक्टर से दूसरे कंडक्टर के अंदर फ्लो होने के लिए। तो इट ये लिख रखा है, इट कोजेज ए लोकल इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट एवरी पॉइंट, दस करंट डज नॉट हैव वेट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम वन एंडेड ऑफ कंडक्टर टू ट्रेवल्स टू अदर, ठीक है। कहने का मतलब उसमें लोकल फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं बेटा, वो करंट का वेट नहीं करते हैं किसी भी एक कंडक्टर से दूसरे कंडक्टर के अंदर ट्रैवल करने का। कंडक्टर का मतलब जैसे मान लो भाई हमने ये रोड ले लिया बहुत बड़ा, तो एक ही कंडक्टर पॉइंट मान लो, एक ही कंडक्टर ऐसे, ठीक है। और वो V इजकल टू आई आर, दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग, ठीक है, ये स्टेटमेंट रॉन्ग है, तो इसको एक्सप्लेन कैसे करेंगे। हमें पता है बेटा जो ओम्स लॉ होता है वो जस्ट कैसे करता है,
प्लॉट ग्राफ बिल्कुल लीनियर में स्ट्रेट लाइन पे ओबे करता है, क्योंकि रेजिस्टेंस इंडिपेंडेंट करता है वी और आई पे, क्योंकि रेजिस्टेंस डिपेंड करता है लेंथ पे, एरिया पे, टेम्परेचर पे और नेचर ऑफ मटेरियल पे। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है आपके पास एक कॉन्वेक्स लेंस है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इतना है, फोकल लेंथ इतनी है, ईयर में है बेटा। तो फोकल लेंथ, वो जो लेंस है बेटा वो अब लिक्विड में रख दिया, इमर्स्ड कर दिया, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ये है, मतलब मीडियम का ये है। तो नेचर की लेंस जो नेचर है बेटा वो क्या होगी। देखो बेटा ये है क्वेश्चन नंबर 18, यूजिंग लेंस मेकर फॉर्मूला। जो पहले एयर वाला था ये लगा दिया लेंस मेकर फॉर्मूला, 1/f एयर इजक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस -1 1/r1 -r2। एयर की रख दी बेटा, कॉन्वेक्स है तो पॉजिटिव, ये लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, और दूसरा एयर था तो एक रख दिया मैंने, ये नहीं दे रखी तो बेटा सेम है। अब लिक्विड में कर दिया, ये निकालना है, ये तो बेटा लेंस का है, ये किस में लिक्विड में ड्रॉप कर दिया, ठीक है। ये ऊपर तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस आता है, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम, ठीक है, और ये नहीं दे रखा तो इसको इससे डिवाइड कर दिया, ठीक है, ये देख लो। और जो फोकल लेंथ ऑफ लिक्विड की आएगी वो माइनस का 99 के अप्रोक्स आएगी, ठीक है। तो नेचर ऑफ लेंस क्या है बेटा, आपको पता है, नेगेटिव आया तो कॉनकेव और पॉजिटिव आया तो कॉन्वेक्स, तो इसका आंसर होगा कनकेव लेंस। क्वेश्चन नंबर 19 का ए पार्ट, दो वेव्स जिसका सेम एम्पलीट्यूड है बेटा और फ्रीक्वेंसी भी ओमेगा है, ठीक है, और दो कोरेंट सोर्स है उसके, ठीक है, और फेज डिफरेंस बिटवीन टू फेज का फाई है, तो एक्सप्रेशन रिजल्टेंट इंटेंसिटी फाइंड करनी है आपको, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर है, देखो बेटा ये y1 ले लिया हमने, फर्स्ट जो आपका वेव ट्रेवल करेगी ए कोस ओमेगा टी, और दूसरे में जो ए कोस ओमेगा टी प्लस फाइव, ये फेज डिफरेंस ऐड कर दिया, ठीक है, दोनों को ऐड कर दिया, सुपर पोजिशन प्रिंसिपल लगा दिया बेटा, ये फर्स्ट ये सेकंड। ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन खोल दिया साइन ए जमा बी का, साइन ए जमा बी का फॉर्मूला होता है बेटा कोस ए जमा बी का, सॉरी कोस है बेटा, यहाँ पे कोस फंक्शन सेम एम्पलीट्यूड के लिए कोस होता है, डिफरेंट के लिए साइन अप्लाइड होता है। तो कोस ओमेगा टी प्लस फाइव, मतलब कोस ए जमा बी का, कोस ए कोस बी साइन ए साइन बी। अब बेटा ये कॉमन ले लिया, ए कोस ओमेगा टी 1 प्लस कोस फाइव माइनस ये, और बेटा ये वाली और ये वाली उसको उठा के इसके इक्वल रख दिया आर कोस थीटा। अब कई बच्चे कहेंगे सर आर दोनों के लिए सेम क्यों लिया, क्योंकि बेटा जो आपका रिजल्टेंट होता है वो कोई दो वेक्टर का, जैसे आर वेक्टर रिजल्टेंट वेक्टर मान लिया ए जमा बी, अगर कोई एक वेक्टर होता तो भी ये करते आर इज इक्वल टू ए वेक्टर, ठीक है। कहने का मतलब जैसे भाई आपका आर इज इक्वल टू ए जमा बी वेक्टर है, अगर बाई चांस ये वेक्टर जीरो हो जाता तो भी आर बराबर बी वेक्टर ही होता है, ठीक है, चाहे दो वेक्टर हो चाहे तीन वेक्टर हो आर के इक्वल होता है। तो इसको ए आर कोस थीटा, इसको आर साइन थीटा से क्या कर दिया, इक्वल सपोज कर दिया, तो आइडेंटिटी भी बन जाती है बेटा यहाँ पे वैल्यू पुट करने पर। अब इन दोनों इक्वेशन को है ना ऐड करके स्क्वेयरिंग बोथ साइड कर दिया, तो आपको पता है ये मिलेगा आपको, ठीक है। फिर ये इकट्ठा कर दिया भाई, ये फॉर्मूला किसका है 1 प्लस कोस फाइव का, और 1 प्लस कोस फाइव किसका फॉर्मूला होता है 2 कोस स्क्वेयर 5/2 का, और 2 2 जा 4, तो जो आपका आर स्क्वेयर इजल टू 4 ए स्क्वेयर कोस स्क्वेयर 5। हमें पता है इंटेंसिटी किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, एम्पलीट्यूड के, तो यहाँ पे एम्पलीट्यूड इंटेंसिटी लिखो, एम्पलीट्यूड है, ये एम्पलीट्यूड है बेटा, ये इंटेंसिटी है, तो आपको पता है बेटा 4 का 4 ए स्क्वेयर कोस स्क्वेयर 5/2, ठीक है। क्वेश्चन नंबर इसका और का बी पार्ट, कि व्हाट इज़ द इफेक्ट ऑफ इंटरफेरेंस पैटर्न YDSC एक्सपेरिमेंट, कि सोर्स स्लिट इज मूव्ड क्लोज टू द प्लेन ऑफ द स्लिट। कहने का मतलब जो सोर्स स्लिट है बेटा वो बहुत ही क्लोज आ रही है प्लेन ऑफ स्लिट के, और जो सेपरेशन होता है टू स्लिट का वो इंक्रीज करने पर क्या होगा, किस पे YDSC पे। जस्टिफाई योर आंसर। देखो बेटा इसमें जो फर्स्ट पार्ट का है, अगर इंटरफेरेंस पैटर्न, ठीक है, नॉट फॉर्म्ड, कहने का मतलब अगर आपका जो सोर्स हो रहा है वो बहुत दूर जाए या पास जाए, बहुत दूर जा रहा है चाहे पास आ रहा है, तो इंटरफेरेंस पैटर्न ऑब्टेंड नहीं होती है, ठीक है, वो डिसअपियर ही हो जाएगी। दूसरे में कह रहा है सेपरेशन को इंक्रीज करने पर जो फ्रिंज क्या होती है डिक्रीज होती है बेटा, ठीक है, यही लिखना है आपको बस। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है कैलकुलेट द एनर्जी रिलीज या एब्सोर्ड इन द फॉलोइंग रिएक्शन। ये कार्बन का दे रखा है बेटा, ये नियोन का है, ये हीलियम का, ठीक है, ये मास दे रखे हैं, ये एटॉमिक मास यूनिट में इतना होता है। तो बेटा इसमें निकालने हैं हमें एनर्जी रिलीज होगी या एब्जॉर्ड। रिलीज होगी तो पॉजिटिव आंसर आएगा भाई, नेगेटिव आया तो एब्जॉर्ड लिख देंगे। देखो करते हैं इस सवाल में, देखो हमें पता होना चाहिए बेटा मास डिफेक्ट का। जो आपका मास डिफेक्ट होता है वो होता है मास ऑफ न्यूक्लियस माइनस, सॉरी न्यूक्लियॉन्स, मास ऑफ न्यूक्लियॉन्स माइनस मास ऑफ न्यूक्लियस, कि जो न्यूक्लियॉन्स का मास ज़्यादा होता है न्यूक्लियस का कम होता है। तो इसमें यार देखो आप
इसमें एटॉमिक नंबर तो यूज़ करना मत, क्योंकि मास गिवन में है ना। तो देखो, दो मास है, एटम है कार्बन, एक कार्बन ये है, एक कार्बन ये है, एक और एक दो, और एक कार्बन का कितना मास है भाई, 12। ठीक है, कितना है, पूरा देवी रखा है 12, ये रहा, 12 से मल्टीप्लाई कर दो, ये तो ये हो गया। माइनस न्यूक्लियस का कितना है बेटा, एक तो है हीलियम, एक क्या है, एक नियोन और एक है हीलियम बेटा, दो तो है। ठीक है, इसका कितना है, ये रहा 19.992439 बेटा, ये न्यूक्लियस में दो है बेटा, ये वाला भी जो आपका ये न्यूक्लियस है इसमें दो है बेटा, एक ये और ये, दोनों को ऐड करना पड़ेगा। ठीक है ना, इसके इसका और इसका तो कर लिया, इसका और करो भाई, माइनस का कितना है, 4.00260 तो बेटा जब इसको सोल्व करोगे तो लगभग आएगा आपका, ये तो 24 हो गया, लगभग 0.00495 हमें क्या निकालना है बेटा, एनर्जी। एनर्जी क्या होता है, मास डिफेक्ट मल्टीप्लाई में 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, इसको इतने से मल्टीप्लाई कर दो तो आएगा आंसर 4 पॉइंट के अप्रोक्स 62 के अप्रोक्स आएगा बेटा। कि जो पॉजिटिव आंसर है तो क्या आंसर लिखेंगे, रिलीज्ड बेटा, क्या आएगा, रिलीज्ड। ठीक है, फॉर्मूला याद रखना, मास डिफेक्ट का मास ऑफ न्यूक्लियस माइनस मास ऑफ न्यूक्लियस। न्यूक्लियस का मास ज़्यादा होता है देन किससे, न्यूक्लियस से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डज द एनर्जी गैप ऑफ इंट्रेंसिक सेमीकंडक्टर चेंजेस व्हेन डोप्ड विद ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी पेंटावेलेंट, जस्टिफाई और इज आंसर, और हर एक का करना है बेटा। तो देखो यार, ट्राइवेलेंट तो कौन सा होता है, पी टाइप, पेंटावेलेंट क्या होता है, एन टाइप। ठीक है, डायग्राम बनाने हैं। देखो बेटा, ये आपका क्वेश्चन नंबर 21। ठीक है, पहला तो पी टाइप है, दूसरा एन टाइप है। पी के अंदर होल ज़्यादा होते हैं, इलेक्ट्रॉन कम, इसमें इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होते हैं, ये मेजॉरिटी चार्ज कैरियर, इसमें मेजॉरिटी ये होते हैं। अगर होल ज़्यादा है तो उप का कंडक्शन बैंड की तरफ होगा एनर्जी लेवल डायग्राम, अगर इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है तो डाउनवर्ड की तरफ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेक्शन सी करते हैं स्टार्ट। 22वां 3 नंबर के हैं ये क्वेश्चन। कौन सा फैक्टर होता है जिस पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव डिपेंड करता है बेटा, सबको पता है, इसका जो फॉर्मूला है उसी पे करता है, सी इज इक्वल टू 1/म्यू नॉट और एप्सिलॉन नॉट, इन दोनों पे फैक्टर पे। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कहाँ से प्रोड्यूस होती है, सबको पता है बेटा, एसिलरेटिंग चार्ज पार्टिकल से। किससे, एसिलेटिंग चार्ज पार्टिकल। देखो कितना इजी क्वेश्चन था। इसका मतलब होता है इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड टाइम के हिसाब से वेरी नहीं करती, वहाँ से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोड्यूस होती है बेटा। एक डायग्राम बनाना है बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का, जिसमें वेव ट्रैवल कर रही है बेटा जेड। तो वेव की डायरेक्शन निकालने के लिए क्या करते हैं हम, ई क्रॉस बी, मतलब इसका की आना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे बेटा आई, यहाँ पे जे। ठीक है, ऐसे हाँ यहाँ बना लेते हैं बेटा। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड तो किस में, आई में, ऊपर लिखो आई, ये लिखो जे, और यहाँ पे लिखो के। इस तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी ये, और ये क्या है, मैग्नेटिक फील्ड। ये इलेक्ट्रिक फील्ड और ये मैग्नेटिक फील्ड, ये डायग्राम होगा कुछ इसका। क्वेश्चन नंबर 23 बेटा, एक यहाँ पे 3 बैटरी है, करंट निकालना है हर एक ब्रांच में, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी। देखो सबसे पहले इसमें करंट नहीं दिया कुछ भी, तो यहाँ पे मानो आप आई, ठीक है, और ये लेट सपोज कर रहे I1, और ये आपका टोटल आई में से ये टोटल ये चला जाएगा तो कितना आएगा, ये टोटल करंट तो ये है, इसमें से जाएगा तो ये। तो बेटा एक लूप तो आप ऐसे ले लो, एक चाहिए आपकी चॉइस है भाई, ऐसे लो चाहिए ऐसे लो। ठीक है, जैसे हमने यहाँ से कराना चाहते हैं ये ऐसे। ठीक है, तो जो आप लूप लोगे तो फर्स्ट लूप कौन सी लेते हैं, हम लेंगे बेटा ये वाली फर्स्ट। इसको मैं सोल्व कर देता हूँ। देखो ए बी एफ जी ए, ठीक है। देखो बेटा ये लूप ले रखी है, अगर माइनस से प्लस चलेंगे तो प्लस, लूप भी इस तरफ करंट भी इस तरफ, तो क्या आएगा, प्लस से माइनस माइनस, प्लस से माइनस माइनस, प्लस से माइनस माइनस, और ये प्लस से माइनस माइनस। देखो ये इसको इकट्ठा कर देना बेटा, ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट। चाहे आप इसका ऐसे क्लॉक लो चाहे एंटी क्लॉक, जैसे हमने पॉजिटिव से करंट चलाया ये ऐसे, तो माइनस से प्लस प्लस, देखो ये रही। ठीक है, यहाँ पे ऊपर की तरफ कर देते हैं ये। ठीक है, अब दूसरा कितना आएगा आपका प्लस, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में है। ठीक है,
ये पॉजिटिव से नेगेटिव, नेगेटिव, फिर नेगेटिव, और फिर क्या होगा ये लास्ट वाला इधर बेटा पॉजिटिव। इनको इकट्ठा करने पर जो इक्वेशन को सोल्व करेंगे तो आई तो आएगा आपका -0.5 एम्पियर, और I1 कितना आएगा नेगेटिव का 0.25। क्वेश्चन नंबर 24 बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, देखो इसको करते हैं सोल्व। एक रेक्टेंगुलर लूप है जिसकी साइड 10 सेंटीमीटर, ये 10 और ये 20 है बेटा, ये लंबाई ये चौड़ाई है, ठीक है। आउटसाइड की तरफ है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है इतनी, और लूप मूव करिए कांस्टेंट स्पीड से, ठीक है। और गोज कम्प्लीटली आउट ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, बाहर की तरफ जा रही है ऐसे, फिर इस तरफ। तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, प्लॉट द ग्राफ फ्लक्स का और एक्स का, इसी से रेंज का आना चाहिए बेटा, ठीक है। तो आपको पता है यार फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, यहाँ पे कर लेते हैं। मैग्नेटिक फील्ड मल्टीप्लाई में एरिया, एरिया को क्या लिख सकते हैं बेटा Lx। तो फ्लक्स, ठीक है ना, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगा, हमें पता है x का। तो किस किस का ग्राफ प्लॉट करोगे बेटा, इसी में कर देंगे यार, ठीक है ना, इसी में कर देते हैं। देखो बेटा आपको पता है ये तो 0 20 टोटल कितना है लास्ट बाई रेंज 100, तो यहाँ पे 20 20 का चढ़ते हैं, 20 ये ले लेते हैं, 40 ये 60 ये 80, लास्ट का कितना बेटा ये मान लेते हैं हम 100, इसी में बना लेते हैं, ठीक है। तो आपको पता है सबसे पहले ये वाली प्लेन को अगर बेटा हम यहाँ पे लेके आते हैं, इस वाली एरो को यहाँ पे लेके आते हैं ये पूरा, तो आधा बाहर की तरफ रह जाएगा, तो बाहर की तरफ रहेगा तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी 0। कहने का मतलब 0 से 20 तक का तो कांस्टेंट है, खाली रहने दो ऐसे, ठीक है, ये खाली रहेगा। और फिर 20 के बाद एंटर करते हैं आगे की तरफ, तो क्या होगा बेटा ये पॉजिटिव स्लोप में जाएगा, क्या जाएगा ये पॉजिटिव स्लोप में जाएगा ऐसे, फिर कांस्टेंट रहेगा आपको पता है। फिर ये तो होता है बेटा पॉजिटिव, ये कांस्टेंट, और फिर 80 तक के बाद क्या आ जाएगा ये नेगेटिव, ये होता है बेटा नेगेटिव। और 100 तक नहीं बेटा, 100 वाला खाली ऐसे, ये पॉजिटिव, ये कांस्टेंट और ये नेगेटिव, ठीक है ना, ये वाला आएगा इसका बिल्कुल। ये 0 क्यों रहेगा, क्योंकि आपको पता है ये बिल्कुल देखो अपने पास ये है, इसको थोड़ा आगे मुंह तरफ कराएंगे ये, तो आधा बाहर रह गया, तो नेट मैग्नेटिक फील्ड कितनी आएगी इस बाहर वाले की 0, तो ये कॉन्स्ट खाली छोड़ दो इसको, ठीक है, ये आएगा बेटा। ये पहला है। दूसरा क्या कह रहा है क्वेश्चन, दूसरा कह रहा है भाई इसमें थोड़ा ऊपर कर लेते हैं, मैक्सिमम फ्लक्स निकालने हैं। तो बी पार्ट फ्लक्स का फॉर्मूला क्या है, बी डॉट एरिया, बी कितना है बेटा 5 मिली टेस्ला, एरिया इनको गुणा कर दो 0.2 और 0.1, बेटा मीटर बनाया मैंने इसको, ठीक है। तो कैलकुलेशन आएगी 10⁻⁴ वेपर। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है बेटा आपसे कि विल एन एक्सटर्नल वर्क बी रिक्वायर्ड्स टू बी डन टू मूव द लूप थ्रू द मैग्नेटिक फील्ड, क्या ये एक्सटर्नल वर्क रिक्वायर्ड करेगा या नहीं करेगा, ठीक है। तो देखो काफ़ी बुक के अंदर इसका आंसर गलत होता है, जो बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन आंसर क्या होगा बेटा इसका, कि आपको पता है कोई भी वेलोसिटी दे रखी है भाई, अगर आपकी वेलोसिटी कांस्टेंट है, ठीक है, तो वहाँ पे फोर्स भी और आपका वर्क भी क्या होगा 0, क्योंकि हमें पता है वर्क का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स डॉट वेलोसिटी, ठीक है बेटा। मतलब एक प्रकार से फोर्स 0 होगा तो बेटा वर्क भी 0 होगा, और जो वेलोसिटी है वो क्या होगी बेटा कांस्टेंट। तो आंसर में क्या लिख के आना है आपको, एज लूप इज मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी, फोर्स भी 0 और आपका वर्क भी 0 होगा। क्वेश्चन नंबर 25 का ये पार्ट में ड्राइव करनी है बेटा किसकी, दो लॉन्ग स्ट्रेट पैरेलल कंडक्टर करंट कैरिंग इन अपोजिट डायरेक्शन में, एक ऊपर एक नीचे, ठीक है। फोर्स की डायरेक्शन वो बतानी है, नेचर, और ड्राइव करके दिखाना है बेटा, और लास्ट में 1 एम्पियर भी बताना है क्या होता है। क्वेश्चन नंबर 25 में बेटा ये ड्राइव करनी है, एक वायर में करंट ऊपर एक में नीचे, ठीक है। तो फोर्स क्या होगा, करंट अपोजिट डायरेक्शन के अंदर क्या होता है रिपेल, सेम के अंदर क्या होता है अट्रैक्ट, ठीक है। तो इसमें इनफाइनाइट और इसमें भी क्या है इनफाइनाइट। तो फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, आई एल बी साइन थीटा, ठीक है, साइन थीटा तो 90 हो गया। तो फोर्स अगर पहली है तो मैग्नेटिक फील्ड दूसरी, फोर्स यहाँ पे दूसरी तो मैग्नेटिक फील्ड फर्स्ट, और मैग्नेटिक फील्ड कौन सी है बेटा इनफाइनाइट की, वैल्यू पुट करेंगे तो ये आ जाएगा। और 1 एम्पियर का मतलब क्या होता है, दोनों वायर के अंदर 1 एम्पियर करंट फ्लो होना, और रेडियस कितनी 1 मीटर, जो फोर्स पॉइंट लेंथ होता है कितना एग्जैक्ट होता है 2 × 10⁻⁷ न्यूटन पर मीटर, और इसको क्या बोलते हैं हम 1 एम्पियर। या नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, और 3 नंबर का ड्राइव करके दिखाने बेटा टॉर्क करंट कैरिंग इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, मतलब प्रूफ करके दिखाना है टॉर्क, ये वाला NI टर्न्स
करंट, मैग्नेटिक फील्ड ए और साइन थीटा, मैग्नेटिक फील्ड को, और ये ड्राइव करना है। देखो कितना इजी क्वेश्चन है बेटा। क्वेश्चन नंबर 25 का बी, ये नॉर्थ, ये साउथ, ये मैग्नेटिक फील्ड, ये रेक्टेंगुलर, ये ट्रांसेन हो गया। करंट ऊपर की तरफ, एक करंट नीचे, करंट ऊपर है फोर्स नीचे, और करंट नीचे है तो फोर्स ऊपर, ठीक है। इस पे तो कैंसिल आउट हो जाएगा, इसका और इसका फोर्स। तो स्ट्रेट वायर का फोर्स कितना होता है, आई एल बी साइन थीटा। और बेटा नेट फोर्स पूरे सिस्टम का जीरो होगा तो क्या होगा, लीनियर इक्विलिब्रियम। तो टॉर्क तभी फाइंड आउट होता है जब नेट टॉर्क क्या हो, जीरो हो बेटा, सॉरी नेट फोर्स जीरो हो, तब टॉर्क होता है बेटा। टॉर्क का फॉर्मूला फोर्स मल्टीप्लाई परपेंडिकुलर डिस्टेंस। पहले तो बिल्कुल ऐसे स्ट्रेट है बेटा, ये जो बी है, एक फोर्स ऊपर लग रहा है, एक इसके नीचे लग रहा है, तो ऐसे टिल्ट हो जाएगा ये, ठीक है, दोनों तरफ से। और ये फोर्स ऊपर और ये इसका नीचे, और इस तरफ मैग्नेटिक फील्ड है, तो ये थीटा क्रिएट होगा। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस अपॉन में एच, तो साइन आ जाएगा, बी साइन थीटा, ठीक है ये। और टर्म्स तो बेटा वैसे ले रखिए, ज़्यादा है तो क्या बनेगा आपका, निबा साइन थीटा। टॉर्क का याद करने का तरीका क्या है, निबा साइन थीटा। और इलेक्ट्रिक डाइपोल पे पी साइन थीटा। ये थीटा किसका बीच का होता है, मैग्नेटिक फील्ड और एरिया का। इसको हम ये भी लिख सकते हैं, टॉर्क इज इक्वल टू टर्न एरिया और करंट, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, और ये बी साइन थीटा। ये थीटा होगा मैग्नेटिक फील्ड और डाइपोल मोमेंट का, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है बेटा 26वां ए पार्ट, डी ब्रोगली हाइपोथेसिस क्या होती है। लिख देना बेटा, द वेव एसोसिएटेड विद मूविंग मेटेरियल पार्टिकल नोन एज डी ब्रोगली हाइपोथेसिस। और लैम्बडा का फॉर्मूला लिख देना इसका, एच अपॉन में एम वी, ठीक है, ये इजीली कर सकते हो आप। और ये न्यूमेरिकल है बेटा इसका बी पार्ट। रेशो निकालना है वेवलेंथ का, प्रोटॉन है एक अल्फा पार्टिकल है, दोनों ही रेस्ट में है बेटा, और पोटेंशियल सेम है। पोटेंशियल क्या है, सेम है। देखो बेटा ये ए पार्ट का तो यहाँ पे ये फॉर्मूला डेफिनेशन लिख देना, द वेव एसोसिएटेड विद मूविंग मेटल पार्टिकल नोन एज डी ब्रोगली हाइपोथेसिस, ठीक है बेटा। और सेकंड क्वेश्चन क्या है आपका बी पार्ट, बी पार्ट में कह रहा है आपसे बेटा कि वेवलेंथ जो पोटेंशियल की होती है वो तो बेटा लैम्बडा एच अपॉन में दो चार्ज पोटेंशियल मास, चार्ज क्या हुआ है प्रोटॉन पे, ये वेवलेंथ बाकी कांस्टेंट है, मास एम ही होता है बेटा, वी कांस्टेंट है। ये अल्फा पार्टिकल पे चार्ज डबल होता है, मास 4 गुना होता है, ठीक है। इन दोनों को डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, 2√2, ठीक है। और सेकंड क्वेश्चन में कह रहा है आपसे सी पार्ट में कि काइनेटिक एनर्जी सेम है प्रोटॉन की और अल्फा पार्टिकल की, तो रेशियो क्या आएगा, तो फॉर्मूला तो ये होता है काइनेटिक का, ठीक है, लैम्बडा इज इक्वल टू एच अपॉन में ये क्या है आपका मोमेंटम, रिलेशन बिटवीन काइनेटिक और मोमेंटम का ये होता है पी इज इक्वल टू √2 काइनेटिक और मास। काइनेटिक सेम, दो सेम, मास प्रोटॉन का, एक अल्फा का कितना 4 आ जाएगा। इनका जब रेशियो करेंगे तो ये कट के कितना आएगा, 2:1, ऑप्शन आंसर आ जाएगा आपका। क्वेश्चन नेक्स्ट 27वां, प्लॉट ग्राफ करना है बेटा पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए पेयर न्यूक्लियॉन्स इन ए न्यूक्लियस एज फंक्शन ऑफ सेपरेशन। और सेकंड पार्ट में आइडेंटिफाई द रीजन ऑफ न्यूक्लियर फॉर अट्रैक्टिव और रिपल्सिव। कहने का मतलब दोनों में ही एक ही क्वेश्चन के अंदर है बेटा, न्यूक्लियाई से आपका। देखो बेटा ये है 27 का ए, पोटेंशियल एनर्जी, ये पॉजिटिव, इस तरफ तो बेटा रिपल्सिव और इस तरफ क्या है अट्रैक्टिव। और ये सेपरेशन होता है 0.8 FM, फर्मी बोलते हैं इसको, ठीक है। और रेडियस क्या है आर। अगर इस रेंज से तो 0.8 जो फर्मी है वो तो अगर छोटी रहती है इस सेपरेशन से, तो फोर्स कैसा होगा बेटा अट्रैक्टिव, इस तरफ अट्रैक्टिव, इस तरफ रिपल्सिव, और यहाँ पे न्यूट्रल, यहाँ पे क्या होगा न्यूट्रल। पोटेंशियल एनर्जी अट्रैक्टिव में बेटा नेगेटिव और मिनिमम होती है, और रिपल्सिव के अंदर इस तरफ नेगेटिव एंड गोज टू जीरो, मतलब जीरो की तरफ बढ़ेंगी इस तरफ, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका वो है बेटा डायरेक्टिव पीएन जंक्शन डायोड के अंदर फुल वेव रेक्टिफायर इनपुट और डायग्राम। देखो फुल वेव रेक्टिफायर का ये 220 वोल्टेज 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी होते हैं, यहाँ पे सेंट्रल टैप ट्रांसफार्मर का यूज़ करते हैं। 220 तो ज़रूरत नहीं होती है, मैं 5 वोल्ट लेते हैं इसलिए स्टेप डाउन का यूज़ करते हैं। 2 डायोड होती है इसमें, D1 और D2। एक इसमें क्या होता है रेजिस्टेंस आउटपुट, या तो करंट ऊपर से फ्लो होगा बेटा या नीचे से। ये AC की इनपुट और ये DC के अंदर जो बार बार ये तो बेटा फर्स्ट फोर, ठीक है। ये जो बार बार होती है D1 D2 इसको बोलते हैं राइफल DC। कहने का मतलब प्योर DC नहीं होता, ठीक है। प्योर DC के लिए हमें कैपेसिटर का यूज़ करना पड़ता है, ठीक है, जिसको हम फिल्टर सर्किट बोलते हैं। ये डायग्राम और ये इसकी वेव बेटा। स्टडी बेस्ड क्वेश्चन है अब क्वेश्चन नंबर 29। ये कह रहा है बेटा
TIR का है, ये रे इंसिडेंट एट द क्रिटिकल एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, सबको पता है बेटा 90 डिग्री का होता है। जब एंगल I बराबर C हो तो एंगल R बराबर 90 डिग्री का होता है। ए रे ऑफ लाइट वेवलेंथ 600 नैनोमीटर इज इंसिडेंट इन वाटर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाटर का इतना है बेटा, ऑन द वाटर एयर इंटरफेस एट एंगल लेस देन क्रिटिकल एंगल, द वेवलेंथ एसोसिएटेड विद द रिफ्रैक्टेड रे की क्या होगी, मतलब किसकी पूछी है बेटा, ये पूछी है उसके मीडियम की। तो वेवलेंथ ऑफ मीडियम का फॉर्मूला क्या होता है, एयर की वेवलेंथ बटे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। कहने का मतलब इसको इससे डिवाइड करोगे, कहने का मतलब 600 को डिवाइड करोगे 4/3 से, तो आपका जो आंसर आएगा कट के लगभग आएगा 450 नैनोमीटर के बेटा। क्वेश्चन नंबर सेकंड, एक इंटरफेस दिखा रखा है बेटा ए, ठीक है, इस तरफ ए से बी और डेंसर मीडियम ए है, ठीक है। इंसिडेंट आपकी पी से ये रही, पी से क्या हुआ है ये लिख रखा है बेटा, कितना एंगल है 30 डिग्री, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना हो जाएगा भाई 60, ठीक है। ये बेटा आपको पता है ग्रेजिंग इमरजेंस, ऊपर एंगल कितना आ गया 90, तो कहने का मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है बी से ए, मतलब बी से ए, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल टू 1/sin सी कितना है बेटा इसके बराबर 60, तो कितना हो जाएगा sin 60 कितना होता है भाई √3/2, ऊपर चला जाएगा, तो ये ऑप्शन बिल्कुल आपका करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर और में है, ये कह रहा है बेटा आपके पास दो मीडिया है, ठीक है, ये है ए एंड बी, और इसके अंदर ए की स्पीड इतनी है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, और बी इतनी है। क्रिटिकल एंगल फॉर ए रे लाइट गोइंग फ्रॉम मीडियम ए टू बी, कहने का मतलब कोई भी क्रिटिकल एंगल की जो रे है वो जा रही है बेटा ए से बी, तो हमें पता है बेटा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बी विद रिस्पेक्ट टू ए क्या होगा, वेलोसिटी का अपोज करेगा ये, तो v1 में v2, तो v1 स्पीड कितनी है, ये v2 कितनी है, ये तो कैंसिल आउट हो ही गया आपका, तो कितना आएगा 20/25, मतलब कि 4/5। और जो हमें पता है क्रिटिकल एंगल क्या होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में, अभी पढ़ाया मैंने ऊपर, जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ए विद रिस्पेक्ट टू बी, तभी तो अपोजिट आएगा ये, ए विद रिस्पेक्ट टू बी 1/sin थीटा के, हमें थीटा निकालना ना, तो sin थीटा इज इक्वल टू 1 में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ए से बी, इसका एक काम करो यार उल्टा कर दो, हमें ज़रूरत किसकी है यहाँ से, ए से बी नहीं बी से ए की है, उल्टा कर देंगे कोई दिक्कत नहीं। जैसे ये ए से बी है तो उसका उल्टा करेंगे तो क्या होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बी विद रिस्पेक्ट टू ए, तो कितना है यहाँ पे 4/5, तो थीटा इज इक्वल टू sin थीटा इज इक्वल टू 4/5, मतलब इनवर्स में ये, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, एक फिगर शोन पाथ ऑफ लाइट रे थ्रो ए ट्रायंगुलर प्रिज्म द फिनोमिना थीटा निकालना है, ठीक है। तो पता है बेटा ये 90 है, ठीक है, ये इंसिडेंट रे है, ये नॉर्मल है, इसको ऐसे आती है, और ये ग्रेजिंग हो रहा है ना बेटा, अगर ये ग्रेजिंग तब होगा जब यहाँ पे कितनी एंगल आएगा, आर की वैल्यू 90, ठीक है, तो एंगल आई बराबर किसके होता है सी पे, ग्रेजिंग इमरजेंस, तो ये भी कितना होगा आपका 90, तो ये कितना होगा बेटा 90 माइनस क्या करना पड़ेगा सी क्रिटिकल एंगल, तो उसका लगाओ बेटा स्नेल्स लॉ यूज़ करो यहाँ पे। स्नेल्स लॉ क्या होता है ये बताओ आप, म्यू इज इक्वल टू, म्यू नहीं बेटा एन है, ये एन लेना पड़ेगा, एन साइन थीटा अपॉन में कोस 90 माइनस ये कर लेगा ना बेटा कोस सी, ठीक है, तो एन इज इक्वल टू साइन थीटा, कोस को कैसे लिख सकते हैं मैथ में, साइंस के थीटा प्लस कोस के थीटा, थीटा मतलब इसी है ना, तो कोस चाहिए हमें, तो √1 माइनस साइन स्क्वेयर सी, तो हमें पता है बेटा जो साइन सी का सिंपल फार्मूला 1/म्यू होता है, म्यू का मतलब एन, तो ये वैल्यू पुट कर देंगे, तो एन इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन में 1 माइनस 1/n का होल स्क्वेयर, तब इसको सोल्व करोगे तो लगभग इधर कर लेते हैं बेटा, इधर ही कर लो, तो n इज इक्वल टू साइन थीटा, इसका एलसीएम लेना पड़ेगा आपको, n² - 1, इससे कट जाएगा ये, तो थीटा की वैल्यू ये आएगी बेटा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30 बेटा स्टडी बेस्ड क्वेश्चन है। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है ये आपसे कि इनमें से कौन सा इनकरेक्ट है, मतलब बेटा गलत कौन सा है, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू टर्मिनल्स ऑफ सेल क्लोज सर्किट में ऑलवेज लेस देन ई ड्यूरिंग द डिस्चार्ज, जब सेल
डिस्चार्ज होता है तो ईएमएफ ज़्यादा होता है। ये तो बिल्कुल बेटा ये तो करेक्ट है, हमें तो इनकरेक्ट है। इंटरनल रेजिस्टेंस को कम करे तो टेम्परेचर भी कम होता है, बेटा ये गलत है, क्योंकि आपको पता है इंटरनल इन्वर्सली किसके होता है, टेम्परेचर पे। ठीक है, आपको ट्रिक बता रखी है, इंटरनल डिपेंड करता है बेटा DCATN, डिस्टेंस बिटवीन टू इलेक्ट्रोड, कंसंट्रेशन, एरिया, टेम्परेचर और नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, DCATN ट्रिक। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, दो सेल है, इंटरनल है, पैरेलल, पैरेलल का फॉर्मूला लगा देना बेटा। इसमें क्या होता है, E1 R2 प्लस E2 R1 बटे में R1 प्लस R2। ये पहला सेल, ये दूसरा, ये पहला इंटरनल है ये। ठीक है, तो बस खाली वैल्यू पुट करनी है। ठीक है, तो ये आंसर आएगा बेटा, इसकी E1 की वैल्यू 2 पुट करो यहाँ पे। ठीक है, और देखो करते हैं हम यहाँ पे, तो बेटा 2 × 0.4 प्लस 6 × 0.1 अपॉन में दोनों को ऐड करेंगे तो 0.1 प्लस 0.4 लगभग इतना आएगा बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, डीप्ड इन द सॉल्यूशन इलेक्ट्रोड एक्सचेंज चार्जेस, इलेक्ट्रोड पॉजिटिव इलेक्ट्रोड भाई ये है आपका, 0 से मतलब बड़ा है, और नेगेटिव इलेक्ट्रोड ये है। ठीक है, और रिलेटिव इलेक्ट्रोलाइट एडजस्ट कर रखे हैं। सर्किट में करंट फ्लो कब नहीं होता, जब बेटा किसके बराबर होता है, इसके। कहने का मतलब, लेकिन 0 से क्या होता है बेटा, बड़ा। तो हमें पता है बेटा, ये तो क्या लेना पड़ेगा आपको, चेंज टू पोटेंशियल। तो ये तो तो ये रहा देखो सभी में ही, लेकिन चेंज टू पोटेंशियल, एक प्लस का और एक क्या है माइनस का, तो कौन सा ऑप्शन सही है, बिल्कुल ये कैसे निकालेंगे बेटा, डेल्टा चेंज टू पोटेंशियल, पॉजिटिव पोटेंशियल नेगेटिव, और ये इकट्ठा कर दिया बेटा इनको, तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, 5 सेल है बेटा, EMF ये है, इंटरनल इतना है, पैरेलल कनेक्ट कर दिया, एक्सटर्नल ये है, उसका ये बेटा ग्रुपिंग सेल इन पैरेलल का जो फॉर्मूला होता है वो होता है I = EMF बटे एक्सटर्नल प्लस इंटरनल R/N। ये तो EMF तो है एक्सटर्नल 9.98 प्लस इंटरनल 0.1, सेल कितने हैं भाई टोटल आपके 5। ठीक है, ये वैल्यू अगर इसको कैलकुलेट करोगे तो लगभग 0 ये आएगा। पोटेंशियल दे दिया बेटा। ठीक है, ओपन सर्किट में 6 वोल्ट और इट बिकम्स 4। कहने का मतलब ज़्यादा कौन सा होता है, ये EMF है, ये टर्मिनल है, करंट इतना, तो इंटरनल का फॉर्मूला डायरेक्ट लगाओ यार, E-V/I। ये ज़्यादा कौन सा है, ज़्यादा 6 - 4 अपॉन में 2, तो 2 1 बटे 2 1। 5 नंबर के क्वेश्चन है, इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन में बेटा क्या अंतर है, मतलब दोनों में डिफरेंस बताना है। और सेकंड क्वेश्चन है नेक्स्ट, इसका इंटरफेरेंस पैटर्न का ग्राफ प्लॉट करना है। ठीक है, तो सबसे पहले डिफरेंस देखते हैं बेटा, ए पार्ट में 31 का ए पार्ट में इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन में अंतर। इंटरफेरेंस की जो ऑल डार्क और ब्राइट इक्वल विड्थ की होती है, लेकिन जो डिफ्रैक्शन के अंदर विड्थ ऑफ सेंट्रल ब्राइट जो फ्रिंज होती है वो बेटा डबल होती है सभी ऑल अदर मैक्सिमा से। इसमें डार्क फ्रिंज परफेक्टली डार्क होते हैं, लेकिन बेटा उसमें परफेक्टली डार्क नहीं होते। तीसरा पॉइंट, ब्राइट फ्रिंजेस की इंटेंसिटी सेम होती है, बट जो इंटेंसिटी ऑफ जिसमें डिफ्रैक्शन में इंटेंसिटी ऑफ ब्राइट फ्रिंजेस डिक्रीज शार्पली एज वी मूव अवे फ्रॉम द सेंट्रल ब्राइट। कहने का मतलब जो इंटेंसिटी होती है ब्राइट फ्रिंज की वो बेटा डिक्रीज होती है जब हम कहाँ पे चलते हैं, सेंट्रल ब्राइट से दूर की तरफ जाते हैं। ठीक है ना, मूव करते हैं दूर की तरफ। अभी इसका बी पार्ट है इंटरफेरेंस का, बेटा ये सेंट्रल मैक्सिमा होता है YDSC में, ये ब्राइट फ्रिंज, ये डार्क, सॉरी यहाँ पे तो डार्क होता है, यहाँ पे ब्राइट होता है बेटा। ठीक है, यहाँ पे एक्स जो ऊपर की तरफ आएगा, यहाँ पे जो होता है ये वाला यहाँ पे आना चाहिए बेटा आपका। ठीक है, मतलब यहाँ पे तो होता है ब्राइट और यहाँ पे डार्क, डार्क का आंसर आना चाहिए था बेटा, यहाँ पे क्या आना चाहिए था, डार्क का। इसको मतलब ये वाली वैल्यू बेटा यहाँ पे आएगी, यहाँ पे फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज, ये फर्स्ट डार्क, ये सेकंड डार्क, यहाँ पे सेकंड ब्राइट। ये स्क्रीन के बेटा क्या होता है अबो, और ये क्या होता है बिलो। ठीक है, मतलब दोनों तरफ ही पॉजिटिव होती है, बस स्क्रीन की एक तो ऊपर की तरफ, एक भाई नीचे की तरफ। ध्यान देना बेटा, ये यहाँ पे डार्क आएगी, यहाँ पे ब्राइट, ये जो वैल्यू है ब्राइट की लिख रखी है मैंने, और यहाँ पे डार्क की आएगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कह रहा है थर्ड पार्ट, YDS एक्सपेरिमेंट के अंदर एक वेवलेंथ लैम्बडा है, इंटेंसिटी एट ए पॉइंट ऑन द स्क्रीन वेयर पाथ डिफरेंस लैम्बडा इज के यूनिट, फाइंड द इंटेंसिटी लाइट एट ए पॉइंट ऑन द स्क्रीन वेयर पाथ डिफरेंस लैम्बडा बाई 6। एक मतलब पाथ डिफरेंस लैम्बडा बाई 6 है। ठीक है,
तो एक पहले का तो क्वेश्चन ये है बेटा, ये पाथ जो डिफरेंस वो लैम्बडा है, एक क्वेश्चन ये है, एक पाथ डिफरेंस ये है, दोनों की इंटेंसिटी फाइंड आउट करनी है आपको, ठीक है। देखो फर्स्ट इंटेंसिटी का फॉर्मूला होता है बेटा 4 I0 cos² 5/2, पाथ डिफरेंस का λ/2 पाई मल्टीप्लाई में 5। तो पाथ डिफरेंस पहला कितना है लैम्बडा, लैम्बडा से लैम्बडा कट गया तो 5 की वैल्यू क्या आई 2 पाई। तो ये वैल्यू मैंने पुट कर दी बेटा, 2 से 2 कैंसिल, कोस पाई कितना होता है -1 का स्क्वायर करेंगे तो 4I0, मतलब पहली वैल्यू तो 4I0। और पाथ डिफरेंस दूसरा कितना है λ/6 बेटा। और फेज डिफरेंस कितना आएगा इस वैल्यू इस फॉर्मूले में पुट करने के बाद π/3 मतलब 60। तो यहाँ पे पुट करेंगे तो कितना आएगा बेटा 4, ठीक है ना। यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे तो ये π/3 और यहाँ पे 2 भी है बेटा 5 की वैल्यू। तो टोटल यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका 3 4 मल्टीप्लाई 4I0। जो ये निकाला है बेटा आपने 5, इसका फॉर्मूला ये होता है, जो 5 की वैल्यू यहाँ पे पुट की है मैंने, ठीक है। तो वैल्यू पुट करने के बाद कितना आएगा 3I0। और क्वेश्चन में है कंपाउंड माइक्रोस्कोप का डायग्राम बनाना है बेटा 25 नियर पॉइंट के ऊपर, ठीक है। जो एम है वो ड्राइव करके आनी है आपको। ये बेटा कंपाउंड का है, ध्यान रखना। और जो दूसरा क्वेश्चन है वो है टेलीस्कोप का। एक टेलीस्कोप कंसिस्ट कर रहा है 2 लेंस, एक FO और एक ये FE। मैग्नीफाइंग बेटा इनफाइनाइट का, मतलब फाइनल इमेज एट इन्फिनिटी, नॉर्मल एडजस्टमेंट पे। देखो बेटा आपका ये तो है आपका कंपाउंड माइक्रोस्कोप का डायग्राम। ये ऑब्जेक्टिव लेंस होता है, ये आई लेंस होता है, ठीक है। इसके लिए तो जो ये इमेज होती है रियल इन्वर्टेड, और इसके लिए कैसी होती है बेटा वर्चुअल होती है और इरेक्ट होती है, ठीक है। लेकिन इसके लेंस की, इसका जो लेंस है इसकी इमेज ये है भाई, ठीक है, ध्यान रखना। और इसके लिए ऑब्जेक्ट का काम करता है ये आई लेंस के लिए। और जो नेक्स्ट क्वेश्चन था वो इसका है बेटा टेलीस्कोप का। FO/में क्या होता है, ये FO है बेटा, ये FE है, 100/5, ये 20 आंसर आ जाएगा आपका, ठीक है। ये डायरेक्ट ही ड्राइव पूछ रखी है बेटा। ड्राइव किसकी करनी है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए स्मॉल डाइपोल ऑफ डाइपोल मोमेंट P एट ए पॉइंट R फ्रॉम इट सेंटर फॉर मच लार्जर डिस्टेंस कंपेयर्ड टू सच साइज ऑफ डाइपोल। कहने का मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ड्यू टू ए इलेक्ट्रिक डाइपोल के ऊपर। बिल्कुल सिंपल सी ड्राइव है यार, ये वाली ड्राइव करके दिखानी है आपको। ये है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल पे, ठीक है। ये बिल्कुल देख लो बेटा। ठीक है। और लास्ट में ये बता सकते हो ये बड़ी रेडियस है ये छोटी है, तो इसको हम नेगलेक्ट कर देंगे। तो लास्ट आंसर आएगा आपका KP cos थीटा अपॉन में R का स्क्वायर, ठीक है। नेक्स्ट है बेटा इसमें न्यूमेरिकल 3 पॉइंट चार्जेस है Q 2Q और NQ। वो इक्विलेटरल ट्रायंगल पे है, पोटेंशियल एनर्जी 0 है, तो N की वैल्यू निकालनी है आपको। देखो 3 पॉइंट चार्ज ले ली Q 2Q और NQ। रेडियस मैंने अपनी तरफ से सपोज की R, ठीक है। तो टोटल पोटेंशियल 0 है, तो फॉर्मूला क्या होता है K/Q1Q2/R। सारी वैल्यू पुट कर दी है बेटा, ठीक है। तो इसका जो लास्ट आएगा आपका N = -2/3। इसके और में गोज लॉ क्या होता है और अप्लीकेशन कर लें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इनफाइनाइट प्लेन शीट की बेटा। और ठीक है फर्स्ट में, और सेकंड ये क्वेश्चन है। देखो बेटा ऐसे करके आनी है। आपका जो गोज लॉ होती है क्या होती है .ds = क्या बाई ε0। टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स इन ए क्लोज सरफेस 3D में होता है बेटा, ये = 1/ε0 टाइम्स चार्ज एनक्लोज बाय द सरफेस। और ये सेकंड वाली ड्राइव करनी है। पहले तो सिलेंडर की होती है बेटा, ये कौन सी होती है सिलेंडर मतलब इनफाइनाइट वायर की, इसकी करनी है बेटा खाली इनफाइनाइट प्लेन शीट की, जिसका आंसर क्या होता है E = σ/2ε0। ये बेटा आपका एक न्यूमेरिकल है। 2 लॉन्ग स्ट्रेट वायर 1 2 3 है, लीनियर चार्ज डेंसिटी ये प्लस की है ये माइनस की है, नेट फोर्स बताना है, ठीक है। आपको पता है बेटा देखो ये प्लेट प्लस की है तो फोर्स डाउनवर्ड की तरफ, लीनियर चार्ज डेंसिटी नेगेटिव है तो अंदर की तरफ। तो फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है बेटा आपको पता है QV। इलेक्ट्रिक फील्ड बेटा उसकी लेना इनफाइनाइट स्ट्रेट वायर की λ/2/ε0R1, ठीक है। लैम्बडा फर्स्ट पॉजिटिव की आउटसाइड है तो ये रख दिया। रेडियस बेटा ये लेना 10, और नेगेटिव की पता है अंदर की तरफ। डायरेक्शन बता रही है बेटा, नेगेटिव मत रखना यहाँ पे इनवर्ड। दोनों फोर्स सेम डायरेक्शन में तो इनको क्या कर दिया ऐड आप इजीली इसको कर सकते हो आप, ठीक है।
ध्यान देना बेटा, लीनियर चार्ज डेंसिटी इसकी तो है आउटसाइड, इसकी क्या है इनसाइड, दोनों को ऐड कर दिया। और ये फॉर्मूला आपको पढ़ा ही है, इलेक्ट्रिक फोर्स है दोनों ही। नेक्स्ट क्वेश्चन है 33 का ए पार्ट। एक चार्ज पार्टिकल का मास है, चार्ज क्या हुआ, वेलोसिटी वी है, ठीक है। मैं डायग्राम के अकॉर्डिंग हेलिकल पाथ में है, तो बेटा फ्रीक्वेंसी ऑफ रिवोल्यूशन निकालने हैं, फ्रीक्वेंसी निकालनी है बेटा इसकी। तो देखो आपको पता है सिंपल ड्राइव ही है ये भी आपका, ये ऐसे बनाना बेटा। इनिशियल वेलोसिटी मैग्नेटिक फील्ड में कुछ एंगल पे ऐसे होती है, अगर ये मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल है तो क्या आएगा, कोई चार्ज पार्टिकल स्ट्रेट में ट्रेवल करेगा, अगर परपेंडिकुलर में है तो सर्कुलर मोशन से। और बेटा रेडियस वही आएगी परपेंडिकुलर की यार, एम वी अपॉन में क्या हो भी, तो टाइम पीरियड कितना आएगा 2 पाई m/1 क्या हो भी, ठीक है। नेक्स्ट इसका न्यूमेरिकल है बेटा, ये एक हाइड्रोजन एटम इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है ऑर्बिट, ये रेडियस है, ये फ्रीक्वेंसी है, तो एम निकालना है मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। तो फॉर्मूला क्या होता है देखो, करंट मल्टीप्लाई में एरिया, करंट का क्या होता है चार्ज मल्टीप्लाई फ्रीक्वेंसी 1/टाइम एरिया, ये दे दिया, ठीक है। इसको जो काउंट कर सकते हो आप इजीली। ये क्वेश्चन देखो कितना इजी क्वेश्चन है, डायरेक्ट है बेटा। ये पूछा गया है आपसे वोल्टेज करंट सेंसिटिविटी क्या होता है, और करंट सेंसिटिविटी को आप बढ़ाते हो तो वोल्टेज सेंसिटिविटी कांस्टेंट रहती है, ऐसा क्यों, रीज़न बताना है बेटा, ठीक है। और एक न्यूमेरिकल है, एक मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर रेजिस्टेंस दे दिया, करंट दे दिया, और वोल्टेज की रेंज 0 से 100 वोल्ट है, मतलब कन्वर्जन है बेटा ये गैल्वेनोमीटर से वोल्ट मीटर का। इसका आंसर बेटा ऐसे लिखाना है, करंट सेंसिटिविटी का फॉर्मूला होता है, करंट सेंसिटिविटी का मतलब ये होता है जितना आप डिफ्लेक्शन एंगल को ज़्यादा कर रहे हो करंट उतना कम होगा। तो फाई का फॉर्मूला NIBA अपॉन में आई होता है, ठीक है, NIBA अपॉन के होता है, और आई से आई कट गया NBA। और टर्न्स को बढ़ा रहे हो तो सेंसिटिविटी बढ़ रही है, बट वोल्टेज सेंसिटिविटी क्या होती है कांस्टेंट, क्योंकि आपको पता है वोल्टेज सेंसिटिविटी का फॉर्मूला क्या होता है, चलो बताओ, फाई अपॉन में V इक्वल टू IR, ठीक है। तो ये बचेगा आपका टर्न्स, और आपका टर्न्स और नीचे रेजिस्टेंस। आपको पता है टर्न्स किसके डायरेक्टली होती है, रेजिस्टेंस हमें पता है बेटा, रेजिस्टेंस डायरेक्टली टू लेंथ, और लेंथ का मतलब क्या होता है टर्न, टर्न को बढ़ाओगे तो लेंथ बढ़ेगी तो रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा, कहने का मतलब सेम ही चीज़ है दोनों। तो ये क्या रहती है हमेशा कांस्टेंट, ठीक है। और ये पता है कन्वर्जन में वोल्ट मीटर का जो ड्राइव था उसका फॉर्मूला है V = IG × G + R, ये तो आपका दे दिया 100, ठीक है, क्योंकि हमें पता है 100 माइनस का 0 तो 100 आ गया। ये करंट है स्मॉल करंट, ये G गैल्वेनोमीटर दे रखा है, रेजिस्टेंस R निकालना है, तो कितना आ जाएगा 4985 आंसर, ठीक है। थैंक यू।